तो क्या आप ये माने कि वही मुतवल्ली जिसको पीडीपी और कांग्रेस की डिस्पेंसेशन में बाहर का रास्ता दिखाया गया था कि जनाब मुतवल्ली का कोई रोल नहीं रहेगा, इसको क्या कहते हैं इन इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दो, वही मुतवल्ली अब इस बोर्ड का चेयरपर्सन भी बन सकता है? कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट बने, एमएलए बने, क्योंकि इसमें तो साफ तौर पर है कि आपका इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो चेयरपर्सन बनेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने ताकतें दे दी हैं कि वो वक्फ को लेकर जो ताकतें प्रेसिडेंट के पास थी और उसमें भी मुख्तसर तौर पर स्टेट गवर्नमेंट यानी जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार बनती, जो ताकतें जम्मू कश्मीर की सरकार के पास वक्फ एक्ट 1995 के तहत होनी थी, वो तमाम ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने दे दी हैं। इन ताकतों के देने का मतलब क्या है? और दूसरी बात ये कि जिस मुतवल्ली को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की डिस्पेंसेशन में बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उसके बाद इंश्योर किया गया था कि मुतवल्ली का वक्फ में किसी भी किस्म का कोई रोल ना हो, वही मुतवल्ली अब आने वाले वक्त में वक्फ जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन भी बन सकता है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट DS चौहान। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ताकतें दे दी गई हैं, वो तमाम जो ताकतें वक्फ एक्ट में प्रेसिडेंट के पास हैं और जिन ताकतों को एग्जीक्यूट यहाँ पर जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने करना, वो ताकतें उनको दे दी गई। आप इसको कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट? देखिए ऐसा जुनेद साहब, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 239 है, उसके तहत यूनियन टेरिटरी जो है ये 239A में आती है। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पावर जो है वो लिमिटेड पर्पस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दी है अंडर आर्टिकल 239A। और ये इसलिए दी गई है कि ताकि वो वक्फ जो काउंसिल्स इन्होंने बनानी है अंडर इंडियन वक्फ एक्ट जो है 1995, सो लिमिटेड पर्पस है। इट इज़ ए वेलकम स्टेप। वंस दिस द कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, देयर आफ्टर उनका रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये लिमिटेड पर्पस के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट की गई है, पावर जो हैं डेलीगेट की गई हैं। चौहान साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम वक्फ एक्ट 1995 को देखते हैं तो उसमें अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये ताकत थी कि उन्हें एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना था फॉर द स्टेट, ठीक है, और उस बोर्ड का एक चेयरपर्सन होगा, मेंबरान होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरान और बाकी तमाम चीज़ें। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अब इन ताकतों के दिए जाने के बाद ये समझा जाए कि आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर का जो है वो क़याम में आएगा? ये काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि ये जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला है, इसका यही मतलब है कि इमीडिएटली जो है वो यूनियन टेरिटरी में ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो है ये इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट होगा। और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि जैसे लोग कह रहे हैं इलेक्शंस का कोई समाचार है या कोई ऐसी तवक्को नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है जल्दी से जल्दी ताकि ये जो है बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो सके, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड हो सके। अरे जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो कानून ये कहता है कि बोर्ड का एक मेंबर मुतवल्ली भी होगा, बोर्ड का एक मेंबर मुतवल्ली भी होगा। अब मुतवल्ली उस औकाफ का होगा जिस औकाफ की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद बोर्ड का चेयरपर्सन जो है वो बाज़ाब्ता चुनाव के ज़रिए बनेगा? वो मेंबरान जो है आपस में चुनाव करेंगे और चेयरपर्सन अपना चुनेंगे कि हमारा चेयरपर्सन कौन होगा। तो क्या आप ये मानें कि वही मुतवल्ली जिसको पीडीपी और कांग्रेस की डिस्पेंसेशन में बाहर का रास्ता दिखाया गया था कि जनाब मुतवल्ली का कोई रोल नहीं रहेगा, इसको क्या कहते हैं इन इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दो, वही मुतवल्ली अब इस बोर्ड का चेयरपर्सन भी बन सकता है? कोई ज़रूरी नहीं क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट बने, एमएलए बने, क्योंकि इसमें तो साफ तौर पर है कि आपका इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो चेयरपर्सन बनेगा। देखिए ये जुनेद जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। इसमें सेक्शन 14 जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वक्फ एक्ट 1995। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा कि सेक्शन 14 में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड होता है। इसमें ये लिखा है कि बोर्ड जो है स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए इट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, इट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, be one or more 2 members state government may think fit to be elected from each electoral college
अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है इसलिए वो नॉमिनेट होंगे। तीसरा उन्होंने कहा है मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द स्टेट एज द केस में बी, देन मेंबर मुस्लिम मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नॉमिनेट होंगे। और इसके तहत इन्होंने मुतवली का भी लिखा है, वो भी इसका मेंबर होगा। अब मुतवली का जब वो मेंबर बनते हैं, अल्टीमेटली इलेक्शन जो है वो होना है। इलेक्शन के में कोई भी जो है वो प्रोविज़न 8 आ जाता है, इसी में सब रूल जो है 8 है और 14, उसमें ये कहा जाता है कि इलेक्शन के ज़रिए वो कॉन्स्टिट्यूट होगा। उसमें वेन एवर बोर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, एक बार जब बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन होगी। इलेक्शन में अगर वो चाहे तो वो भी मेंबर बन सकता है। और अनफॉर्चुनेट है कि जिस मुतवली को एक गवर्नमेंट बाहर निकालती है और सेंट्रल एक्ट में जो नाउ इट इज़ एप्लीकेबल, उसमें मुतवली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एटलीस्ट वो रेस्टोर हो जाएगा एंड ही कैन बी इलेक्टेड एज ए चेयरपर्सन ऑल्सो, ही कैन बी। अच्छा, उसके बाद दूसरा टर्म जो है बोर्ड की वो 5 साल की है। अब ये अपने आप में इसलिए बड़ा सिग्निफिकेंट है कि आपके पास यहाँ पे औकाफ का दफ्तर है। औकाफ के दफ्तर में जब आप जाते हैं तो आपको औकाफ का एक एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है। वो एडमिनिस्ट्रेटर एक मुख्तसर वक्त के लिए वहाँ पर होता है और उसके बाद सियासी तौर पर जिसकी जब एक नई हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछले वालों को बाहर निकाल दो। अब ये 5 साल का जो टेन्योर है, इससे पहले आप किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं, या ये है कि कल एक हुकूमत आएगी वो कहेगी जी हमें ये बोर्ड मंजूर नहीं है, बाहर कर दो इनको? ये जो इसका टर्म फिक्स पीरियड का होगा, नाउ इट इज़ ए लेजिस्लेटिव एक्ट, क्योंकि ये सारा लीगल प्रोविजंस के तहत किया जा रहा है। तो ये टर्म जो है ये फॉर द टाइम बिंग 5 साल ही चलेगा। ये नहीं है कि कल को इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो ठीक है, उनका अपना प्रोविज़न है कि वो इसको, लेकिन बोर्ड को अगर उन्होंने तोड़ना है या इन लोगों को बर्खास्त करना है, उसके लिए देयर हैव टू बी सम रीजंस। बाकी ये 5 साल के लिए जो एक बार मेंबर बनेगा वो परमानेंट 5 साल उसने कंप्लीट करने ही करने हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे चौहान साहब यहाँ पे कि अक्सर जो हमने जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट थी और यहाँ आर्टिकल 370 था, उस वक्त ये होता था कि एक बिल पहले असेंबली से पास होता, बाद में काउंसिल से पास होता, बाद में गवर्नर के पास एसेंट के लिए जाता था। गवर्नर अपनी जगह एसेंट रोक भी सकता था और दे भी सकता था, लेकिन एक बार अगर वो वापस भेज देता था बिल, दूसरी बार अगर दोबारा हाउस उसे पास करता तो उसके बाद गवर्नर के पास उसको एसेंट देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब आपसे समझना चाहूँगा क्या ये चीज़ अब बदल चुकी है, क्योंकि अब हम आर्टिकल 370 में नहीं है। पहले तो एक तो हम यूनियन टेरिटरी हैं, दूसरा अब जाहिर सी बात है मैं इस कानून को लेकर पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कल एक हुकूमत आती है, वो ये तय कर दी कि आइए, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने यही किया कि मरकज़ का अगर कोई भी कानून यहाँ लाया उसके अंदर अपने मन मुताबिक अमेंडमेंट कर दी, जो ठीक नहीं लगा वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया और नया एक अपना पैरा उसमें डाल दिया ताकि हमारा काम चलता रहे। क्या अब ये चीज़ें मुमकिन हैं? अभी हम यूनियन टेरिटरी हैं, इस समय स्थिति क्या है, बिल को लेकर क्या होगा, और कल जब हम दोबारा स्टेट बनते हैं तो क्या उस वक्त उनके पास ये ताकत आएगी कि बोर्ड की टर्म हमारा मन किया तो कम करेंगे, बोर्ड की टर्म हमारा मन किया तो ज़्यादा करेंगे, जब दिल किया लोग बाहर निकाल दिए, जब दिल किया लोग वापस ले आए? देखिए, ऐसा है कि ये जो बोर्ड बनेगा ये बनेगा 1995 के जो एक्ट है उसके तहत। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वी आर यूनियन टेरिटरी, और सेंट्रल लॉज जो हैं दे आर ऑल एप्लीकेबल। इसके तहत ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, पावर्स भी डेलीगेट हो गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। सेकेंडली आपने ये जो फिक्स टर्म है और ये 5 साल ही रहेगा। सेकेंडली आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया एंड लीगल ऑल्सो आई वुड से, कि क्या कल को ये स्टेट बनती है तो क्या होगा, बोर्ड क्या। ये मैं बता दूं, सेंट्रल एक्ट तो यहाँ पे लागू उन्होंने कर दिया है, लेकिन जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो रूल्स इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करने हैं, रूल्स इन्होंने भी अभी बनाने हैं। रूल्स में तरमीम जो करने की पावर हो गई वो एक इलेक्टेड हाउस को होगी, वो उसमें अगर तरमीम चाहेंगे तो ला सकते हैं। उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनकी विजडम में अगर कुछ लगेगा कि बोर्ड को चेंज करना है, देन दे आर वेल विद इन देयर पावर टू चेंज इट ऑल्सो। इट इज़ नॉट दैट कि अगर आज कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो कल को स्टेट बनेगी तो यही बोर्ड चलेगा। इट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो, बट इट कैन बी ओनली चेंज वंस द रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम।
लेकिन यहाँ पे चौहान साहब आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कानून की, कि अगर आप कानून के अंदर कोई संशोधन एक यूनियन टेरिटरी में करना चाहते हैं तो तब तक ये संशोधन नहीं हो सकता जब तक ये गृह मंत्रालय का बिल आपका चक्कर लगा के नहीं आता। अब कल जब स्टेट बन जाती है तो स्टेट के मामले, क्या स्टेट के पास ये इख्तियारात होते हैं? क्योंकि पहले तो 370 में थे हम, तो हमारे पास तमाम इख्तियारात यहाँ के गवर्नर के पास थे। स्टेट बनने के बाद क्या किसी भी बिल को जब आप पास करते हैं तो गवर्नर की एसेंट के बाद ही वो आपका बिल जो है वो कानून की शक्ल ले लेगा, या इस बिल को भी प्रेसिडेंट के पास जाना होगा? नहीं, इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो गवर्नर साहब का एक्सेंट ज़रूरी होगा, नॉट अदरवाइज। क्योंकि इस वक्त जैसे आपने खुद ही में क्लैरिफाई कर दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और सेंट्रल एक्ट सारे एप्लीकेबल हैं। So in these circumstances, it is only the Union Home Ministry which is taking decision, because सारे legislative acts जो हैं powers हैं that lies with the central government. और आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि इसे कितना अक्लमंदाना कदम कहेंगे आप कि आपने सेंट्रल वक्फ एक्ट जो इतना मजबूत कानून था उस कानून को डाइल्यूट करके अपने लिए एक नया कानून बनाया, और उस कानून को बनाने के बाद आपने मुतवल्ली को बाहर कर दिया, आपने और बहुत सारे लोगों को बाहर किया, और आप अपनी मनमर्जी का बोर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड बनाया करते थे, जिसको ठीक लगता था उसको बोर्ड का मेंबर बनाते थे। इसको कितनी बड़ी अपने आप में आप ये मानते हैं कि क्या विजडम रही होगी हमारी हुकूमतों में जिन्होंने एक नया कानून बनाकर मुतवल्ली को बाहर कर दिया, जो अब कल चेयरपर्सन बनकर मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए के सर पर बैठ सकता है? देखिए, ये तो एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है, और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये फॉर एवरीवन। उसका रीज़न ये है कि पहले जो मनमानी यहाँ पे हुकूमतें जो भी थी ABCD, वो जिसको चाहते थे वो ओब्लाइजिंग नेचर थी, वहाँ पे कानून को बाईपास करते थे, रीराइट करते थे, और रातों रात नया लेजिस्लेटिव एक्ट भी ले आते थे अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए। विद द रिज़ल्ट आज यहाँ पे देखिए वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आधी से ज़्यादा इन मिनिस्टर्स एंड उनके रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने कब्ज़ा मार के रखी है। अब एक हैरानगी की बात है, मैं आई विल नॉट शेयर माई वर्ड्स, कि उस वक़्त इन्होंने जो एक्ट लाया उसमें ये कहा कि जो बेनिफिशरी होगा उसमें मुस्लिम ही होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं और ऐसा इन्होंने एक्ट लाया था, और इट इज़ अ वेलकम स्टेप और वेरी गुड स्टेप फॉर एवरीवन, जितने ऑल द सिटीजन ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी नाउ, कि जो प्रॉपर्टी है वो वेल प्रिजर्व्ड होगी, और अच्छे लोग जो नीडफुल लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं इमोशनली अदरवाइज, वो इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। फॉर मी इट इज़ अ वेलकम स्टेप एंड ए गुड स्टेप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट DS चौहान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास ये ताकतें आ गई हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को अब जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड बनाना है। उस वक्फ बोर्ड को इंडियन वक्फ एक्ट 1995 के तहत बनाया जाना। सेक्शन 14 है। ऑलरेडी आपने एडवोकेट DS चौहान से ये बातें सारी सुन ली, लेकिन अहम यहाँ पर ये है कि क्या उन हुकूमतों का विजन रहा होगा, क्या उन हुकूमतों की विजडम रही होगी जिन हुकूमतों ने मुतवल्ली को बाहर कर दिया, जिन हुकूमतों ने और कई कदम उठाए और वक्फ के कानून को एक नई शक्ल जम्मू कश्मीर में दी। वक्फ के कानून को नई शक्ल देने के बावजूद बेइंतहा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर आज भी कब्जे हैं, और नाजायज़ कब्जे हैं, नाजायज़ कब्जों में तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं। इमाम और ख़तीब जो लोग जिनको हुकूमत अपने यहाँ से पे करती है, उनको लेकर भी जो इतलात मेरे पास हैं 5000 से ऊपर की तनख्वाह किसी की नहीं है। यानी नया जो वो औकाफ का कानून बनाया गया था जिसको लेकर हुकूमत ये कहा था कि ये इनकलाब लाएगा कानून, उस कानून ने कोई इनकलाब लाया नहीं, बल्कि मस्जिद का इमाम हो, ख़तीब हो, उन तमाम लोगों को बिल्कुल मामूली सी तनख्वाह जो है वो अभी भी इस वक्त भी जो है वो औकाफ दे रहा है। उसके अलावा जो मकसद था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क़याम पजीर होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और वो इंस्टीट्यूशंस बड़े वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, बाद में हुआ ये कि जिन इंस्टीट्यूशनों को वक्फ के साथ जोड़कर देखा जाता है, आज भी जिनको देखा जाता है, उन्हें ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ती है मरकज़ी सरकार से। ग्रांट के बगैर उन इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जो आपने कानून लाया था उस कानून से इनकलाब कोई नहीं आया, बल्कि अब तो लोग साफ तौर पर ये कहते हैं कि वो असल में सियासी मसला था
कुछ यू वांटेड टू फिक्स सम पीपल, जिन लोगों को आपने फिक्स करना था उनको फिक्स करने के चक्कर में आपने एक मजबूत कानून के बदल में एक कमज़ोर कानून लाया, और उस कमज़ोर कानून के ज़रिए आपने जिन लोगों को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया उन लोगों से ही पूछा जाना चाहिए कि क़िबला ये बताइए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने कौन से इनकलाबी ऐसे कदम उठाए, क्या है औकाफ के पास ऐसा जिसको लेकर आप ये कहेंगे कि ये देखिए हमने जो कानून लाया था उस कानून के लाने के बाद औकाफ ने ये कुछ यहाँ पर किया है।